इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का किसी जो है एक पार्ट को लेते हैं। यहाँ हम लोगों ने लिया एनोड सेल, कैथोड सेल भी लिया जा सकता है। तो एनोड सेल में हमारा क्या हो गया, एक मेटल हो गया और उसका इलेक्ट्रोलाइट। तो मेटल और इलेक्ट्रोलाइट के बीच हमारा जो है इलेक्ट्रॉन का जो आयन है वो गेन लॉस हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस हो रहा है। यहां से हमारा जो है निगेटिव आयन आकर इसको न्यूट्रलाइज कर रहा है सॉल्ट ब्रिज से। तो मेटल और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द इलेक्ट्रोलाइट, जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड और उसके आयन के बीच इलेक्ट्रोलाइट के, हमारा कहा जाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो हमारा मेटल है और उसका आयन है इनके बीच जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और आयन इज यूनिटी, अगर हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रोलाइट लिया गया या जो आयन है उसका कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी दैट इज 1 MIA 1 मोल पर लीटर, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हमारा क्या चेंज आएगा, कॉन्सेंट्रेशन। अगर कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का 1 M हो गया तो जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक जनरल टर्म हो गया जो ये कहता है कि हमारा मेटल इलेक्ट्रोड और उसके इलेक्ट्रोलाइट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। अगर इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन 1 M हो गया तो हमारा वही जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो है दो टाइप, एनोड सेल अगर है तो उसमें हमारा इलेक्ट्रोड क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। वही अगर कैथोड का बात करेंगे तो वहां इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है और वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से रिड्यूस हो रहा है, वहां रिडक्शन हो रहा है। तो उसी के बेसिस पर हमारा दो तरह का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो गया। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडाइज होने पर, जैसे हमारा कोई मेटल है वो मेटल आयन में बदला और n इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार होगा उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसका सिंबल जो आता है वो आता है E इलेक्ट्रोड, और ऑक्सीडेशन हुआ इसलिए ऑक्सीडेशन का सिंबल OXID। जब हमारा इलेक्ट्रोड रिड्यूस होगा तो उस दौरान जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो हमारा कहा जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल। इसके लिए सिंबल हमारा हो गया E, रेडॉक्स के लिए RED। इस दौरान हमारा मेटल आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है और वो सॉलिड में बदल जाता है। अब यहाँ पर जो हमारा आएगा वो RED आएगा। अब जो भी आना होगा डेटा वो आएगा, अलग अलग रिएक्शन के हिसाब से अलग अलग वो डेटा आ जाएगा। अगर हमारा कॉन्सेंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का जो है 1 M हो गया तो हम लोग जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे और सिंबल उसके लिए जो है E स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल हमारा, तो जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन 1 M हो जाएगा तो रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा और सिंबल E स्टैंडर्ड RED रिडक्शन। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक हमारा जनरल टर्म है, यानी कि किसी भी समय जो है तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच हमारा जिस समय भी हम निकाल लें वो हमारा जनरल टर्म इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। लेकिन अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 M है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन 1 M हो गया, उसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड, वो एक स्पेसिफिक टर्म हो गया। ठीक है, तो पहला चीज तो हमारा ये क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में बेसिक डिफरेंस यही है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोग जो है एक खास कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन पे ही मेजर करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन यूनिटी से ज्यादा भी हो गया या कम हो गया तो वो सिर्फ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। दूसरा बात जो ध्यान रखने वाला है, हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब भी कैलकुलेट करते हैं या गिवन डेटा होता है वो हमारा रिडक्शन पोटेंशियल होता है, ऑक्सीडेशन वाले को नहीं लिया जाता। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज टेकन एज रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द रिएक्शन जिसमें N+ आयन N इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल बन गया, या कोई भी जो है आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेकर
जो है न्यूट्रलाइज हो रहा है, लाइक F2 ये इलेक्ट्रॉन लेकर F- बन जाए। तो मैटर ये है कि वहां पर रिडक्शन होना चाहिए, तो रिडक्शन के लिए ही जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माना जाता है। ऑक्सीडेशन पे भी सारा चीज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझेंगे रिडक्शन पोटेंशियल को। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हमें निकालना है वो हमारा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को रिडक्शन वर्ड के बिना भी हम लोग जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। कहीं पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है वहां हमें समझना है रिडक्शन पोटेंशियल ही दिया हुआ है। ऑक्सीडेशन वाला जहां देगा वहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखेगा, यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को जब भी हमें दिखाना होगा हमें ऑक्सीडेशन वर्ड उसमें लगाना है, लेकिन रिडक्शन वाले के लिए हमें नहीं लगाना है। जो डेटा दिया हुआ है वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का अगर है तो वो रिडक्शन के लिए ही दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन के लिए नहीं दिया हुआ है। ये आयुपेक के द्वारा एक्सेप्टेड है। आयुपेक ने कहा कि हम लोग जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ही समझेंगे। जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो हमारा निगेटिव होगा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का, यानी कि मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर होता है, साइन अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है E स्टैंडर्ड Zn2+ से Zn, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.76 वोल्ट माइनस, हमारा जो ये वैल्यू दिया हुआ है वो कह रहा है कि Zn जो है 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और Zn बन जाएगा, और इस दौरान जो E स्टैंडर्ड रिडक्शन आएगा वो आएगा -0.76 वोल्ट। अब अगर ऐसा केस दिया हुआ है और हमें जरूरत है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या आ जाएगा, E स्टैंडर्ड Zn से Zn2+ होगा वो। तो हमें अगर इसका जरूरत है, ये हमारा दिया हुआ है या ये दिया है, इसका जरूरत है, दोनों में से कोई भी एक दूसरे का क्या होगा, निगेटिव साइन का अंतर आएगा। अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम टू सेम रहेगा, साइन केवल निगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो निगेटिव हो जाएगा। अब जैसे इसका रिएक्शन अगर लिखें तो Zn क्या होगा, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन, E ऑक्सीडेशन क्या आ जाएगा 0.76 वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में हमारा सिर्फ जो है साइन का डिफरेंस है, प्लस माइनस का, वैल्यू जो होगा दोनों के केस में मैग्नीट्यूड बराबर आना है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो है एक सीरीज में अरेंज किया गया है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारा रिडक्शन पोटेंशियल ही है, तो जो इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल है उसको एक ऑर्डर में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया, उसको बोला गया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो दोनों का एक ही जो है एप्लीकेशन है। पहला हमारा जो एप्लीकेशन है आइडेंटिफाइंग, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट। पहला रूल हमारा है कि आइडेंटिफाइंग, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में कि स्मॉलर जो है अगर ई रिडक्शन वैल्यू होगा, अगर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेरा छोटा होगा तो वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी उतना ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन जब देगा तो दूसरे वाले को वो रिड्यूस करेगा। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, ये स्टैंडर्ड जिंक है हमारा, ये हमारा -0.76, और यहाँ कॉपर का है, यहाँ पे प्लस वैल्यू है 0.34, इतना वोल्ट है। अब अगर इस रिएक्शन में देखें तो हमारा ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर जो है ये रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो जिंक है ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम किया, और ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम किया। तो जिंक का हमारा रिडक्शन पोटेंशियल कम है, वो जब कम है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ज़्यादा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर स्मॉलर ये स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू है, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, लार्जर ये स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू है, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हमारा ध्यान में रखना है।
इसका स्मॉलर ई स्टैंडर्ड है, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम किया, दूसरे वाले को रिड्यूस किया, खुद ऑक्सीडाइज हुआ। इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो ये खुद रिड्यूस होगा और एक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो लार्जर ई स्टैंडर्ड रिडक्शन वैल्यू एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सेकेंड एप्लीकेशन है इन कैलकुलेटिंग ईएमएफ ऑफ अ सेल। सेल का ईएमएफ हम निकालना हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड। यहाँ जो ई कैथोड रखना है वह स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही हम लोग रखते हैं, ई एनोड जो रखते हैं वो भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रखते हैं। तो ये दोनों वैल्यू रख कर हम लोग जो है ईएमएफ निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग जिंक कॉपर सेल बनाएं और इसका ईएमएफ निकालना हुआ तो हम लोग जानते हैं जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.76, कॉपर का हमारा हो गया 0.34 वोल्ट। तो सेल हमें निकालना है, हमारा कॉपर जो बनता है वो कैथोड बनता है, जिंक बनता है एनोड। तो इस तरह हमारा ई सेल जो आया वह आया 1.10 वोल्ट। तो जिंक कॉपर सेल अगर हम लोग एस्टेब्लिश करते हैं तो हमारा ई सेल निकालना है तो दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल ही वैल्यू यूज़ करना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही ये वैल्यू हम लोगों को मिला है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रख के कैथोड माइनस एनोड करेंगे, ई सेल मिल जाता है। थर्ड एप्लीकेशन है फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन। हम लोग इससे चेक कर सकते हैं कि रिएक्शन मेरा फिजिबल है कि नहीं। फिजिबल का मतलब होता है होगा कि नहीं होगा। अगर ई सेल मेरा 0 से ज़्यादा बड़ा आता है, रिएक्शन हमारा फिजिबल है, रिएक्शन होगा। अगर किसी का ई सेल जो है 0 आता है तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में है। अगर हमारा जो है ई सेल लेस आ रहा है 0 से, निगेटिव में आ जा रहा है, तो रिएक्शन नॉट फिजिबल, यानी रिएक्शन वो नहीं होगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि कौन सा रिएक्शन होगा, कौन सा रिएक्शन नहीं होगा। और ई सेल हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होगा। हमारा फोर्थ एप्लीकेशन आया चेकिंग मेटल विल लिबरेट हाइड्रोजन और नॉट। मेटल जो है वो हमारा हाइड्रोजन लिबरेट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे अगर हमारा ई स्टैंडर्ड जो है रिडक्शन पोटेंशियल अगर 0 से कम आ रहा है तो हाइड्रोजन को वो लिबरेट करेगा। ई स्टैंडर्ड रिडक्शन जो है हाइड्रोजन का वो 0.0 वोल्ट होता है। तो 0 यहीं से आया कि अगर 0 से कम है किसी का वैल्यू तो वो हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, अगर 0 से ज्यादा हो गया तो वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर दो है, एक जिंक है एक कॉपर है। तो जिंक का जो हमारा वैल्यू है वो निगेटिव में है, 0 से कम है, और कॉपर का वैल्यू 0 से ज़्यादा है। तो जिंक जो है वो हमारा हाइड्रोजन लिबरेट करेगा एसिड से, और ये हमारा एसिड से हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगा। ई स्टैंडर्ड ऑफ जिंक इज लेस देन ई स्टैंडर्ड ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज Zn विल लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। जो हमारा एसिड सॉल्यूशन होगा उससे हाइड्रोजन को जिंक लिबरेट कर सकता है। जो हमारा पांचवा एप्लीकेशन है वो है डिसाइडिंग एनोड एंड कैथोड। हमारे पास ये दो वैल्यू दिया रहेगा तो हम लोगों को डिसाइड करना है कौन एनोड बनेगा कौन कैथोड बनेगा। तो नियम क्या फॉलो करना है, लेसर ई स्टैंडर्ड रिडक्शन विल एक्ट एज एनोड। अगर हमारा ई स्टैंडर्ड रिडक्शन कम है वो एनोड बनेगा। जैसे यहाँ पर ई स्टैंडर्ड Zn2 प्लस ये कम है ई स्टैंडर्ड Cu2 प्लस। जिसका कम है वो एनोड, जिसका ज़्यादा है कैथोड। तो जो लेसर है वो एनोड की तरह काम करेगा। तो Zn एक्ट एज, तो जब कभी भी हमारे पास दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया होगा उससे हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाना है, तो हम लोग ध्यान देंगे कि जिसका वैल्यू कम होगा वो मेरा सीधा सीधा एनोड हो गया, जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा वो मेरा कैथोड हो जाएगा। तो ये सारे एप्लीकेशन हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को बनाने के लिए भी, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। ऑब्जेक्टिव दे देगा और ऑब्जेक्टिव में 4 दे देगा, एक गलत होगा 3 सही होगा, या 4 जो ऐसा देगा उसमें एक ही सही देगा वैल्यू, इनमें से कोई एक दे देगा। तो ये सारे जो है एप्लीकेशन है हमारे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के।